नमस्कार, जीन टाइम्स में आप सभी का स्वागत है। हरियाणा बचाओ समाज बचाओ एक आंदोलन जिनको लेकर के पूरे हरियाणा के अंदर सम्मेलन किए जा रहे हैं और उस समाज को, दबे कुचले समाज को जगाने की कोशिश हो रही है, जिसको वर्षों से सत्ता का स्वाद नहीं चलना है। वो चाहे हरियाणा की बात हो या फिर देश के अन्य किसी राज्य की बात हो, सिर्फ एक उत्तर प्रदेश को छोड़ करके ऐसा समाज जो सत्ता के शिखर तक पहुंचा। लेकिन हरियाणा में भी उसी की कवायद शुरू करने जा रहे हैं और उसको लेकर के सम्मेलन कर रहे हैं। हर जिले में सम्मेलन हो रहे हैं। कितने सम्मेलन उन्होंने कर दिए हैं। हमारे साथ हरियाणा बचाओ समाज बचाओ के संयोजक अनिल रंगा जी मौजूद हैं। उनसे खास बातचीत करेंगे कि ये समाज बचाओ, संविधान बचाओ जो इन्होंने आंदोलन शुरू किया है, कहाँ से शुरू हुआ, कितने इनके अब तक सम्मेलन हो चुके हैं और उनका क्या मकसद है इसको लेकर के। रंगा साहब, पहले तो आपका जीन टाइम्स पे स्वागत है। धन्यवाद आपका, आपके सारे दर्शकों को मेरी तरफ से नमस्कार जी। रंगा साहब, ये बताइए कि संविधान बचाओ समाज बचाओ एक ऐसा नारा दे दिया आपने जिससे उस समाज को का मजा आज तक नहीं चखा। क्या कहना चाहेंगे, कहाँ से शुरू हुआ आपका ये जो कारवां है? सम्मानित जोगिंदर जी, सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद करता हूँ कि आपने एक बहुत अच्छे विषय पर मुझसे बात की है। जी। पिछले साल 26 अक्टूबर 2025 को हमने पानीपत से इस आंदोलन का आगाज किया था और वहाँ पर हरियाणा भर के सभी बुद्धिजीवी साथी रहे थे और वहाँ ये तय किया गया कि समाज में जिस प्रकार का एक असुरक्षित माहौल फैल गया, सीजीआई पे जूता फेंक गया, हमारे कोई बड़े से बड़े अधिकारी, उससे बड़ा तो कोई अधिकारी है नहीं भारत के अंदर, उस पर जूता फेंका गया। उसके बाद हरियाणा में एक बहुत बड़ी घटना हुई। वाई पूरन कुमार एडीजीपी थे, उन्होंने सुसाइड किया और उनकी सुसाइड ने तो पूरे हरियाणा में, मैं तो कहता हूँ पूरे भारत में, हमारे सारे सामाजिक संगठन और जितनी भी दलितों की राजनीतिक पार्टियां हैं, उन सब की पोल खोल दी कि तुम्हारा वजन खत्म हो गया है, तुम अब किसी की रक्षा करने में सक्षम नहीं हो और तुम्हारा प्रेशर सरकार पे नहीं है, सिस्टम पे नहीं है। तो ये चीज देखने को मिली और उनके सुसाइड के बाद पूरे उत्तर भारत में जो हमारे गरीब समाज के कर्मचारी और अधिकारी हैं, उनके अंदर एक सुरक्षा की भावना आई कि जब इतने बड़े कर्मचारी के साथ ये चीज़ हो सकती है, एट्रोसिटी हुई। उन्होंने बहुत बार एफआईआर दर्ज कराई लेकिन किसी ने सुनी नहीं, न हमारे मंत्रियों ने सुनी, हमारे नेताओं ने उसकी बात को नहीं सुना और लास्ट में एक ऐसी स्थिति आई कि उन्होंने सुसाइड कर लिया। उस घटना के बाद पूरे भारत में एक रोष फैला। रोष फैलने के कारण एक माहौल बना। माहौल ऐसा बना कि हर व्यक्ति ये समझने लग गया कि मैं असुरक्षित हूँ और इस भावना को हमने समझा कि ये तो बहुत गलत मैसेज चला गया है कि हमारा व्यक्ति, हमारे कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं, वो स्ट्रेस में हैं और उनका स्ट्रेस हम कैसे कम कर सकें। तो फिर साथियों ने मिलके ये एक मुहिम चलाई कि संविधान बचाओ समाज बचाओ। ये संविधान पे हमला था, उनका सुसाइड करना भी संविधान पे हमला है। क्यों किया उन्होंने, किन परिस्थितियों में किया? कहीं कहीं संविधान बहुत कमजोर हो चुका था, उसको अधिकार नहीं मिल पा रहे थे, उसको जो संविधान ने अधिकार दिए थे वो अधिकार उसको नहीं मिले, कहीं कहीं संविधान खतरे में था। और जो ये घटनाक्रम हुआ, उस घटनाक्रम के बाद हमारे कर्मचारी और अधिकारियों का और ज्यादा शोषण बढ़ गया, असुरक्षा की भावना में आए। हमारे कर्मचारी आज जब डिपार्टमेंट में अंदर जाते हैं तो बेचारे बहुत परेशानी में जाते हैं और सोचते हैं कि आज का दिन मेरा कैसे निकले और जैसे तैसे करके बस मेरी रिटायरमेंट ठीक ठाक हो जाए। कुछ लोगों ने तो परेशानी में आके यूआरएस भी लेना शुरू कर दिया। वीआरएस लेकर के लोग अपने घर आ जाते हैं कि मैं किसी पंगे में नहीं उलझना चाहता। हमारे कर्मचारी अधिकारियों की समय पर इंक्रीमेंट नहीं लग रही, समय पर प्रमोशन नहीं हो रही, उनको गलत कामों में फंसाया जा रहा है, उनको गलत फाइलों पर साइन कराई जा रहे हैं, उनको इन्वॉल्वमेंट किया जा रहा है भ्रष्टाचार में, जबकि वो भ्रष्ट होना नहीं चाहते। तो मेरा, हम सबका जो आकलन था वो ये था कि हमारा जो कर्मचारी एक अधिकारी समाज है, उसका हमारा समाज अनुसरण करता है, पढ़ने में, लिखने में, नौकरी करने में, वो आदर्श होते हैं हमारे। तो अगर वही असुरक्षित है तो फिर मतलब ये तो बहुत बड़ा एक सवाल है। तो इसके लिए फिर हमने इस मुहिम का आगाज किया, संविधान बचाओ समाज बचाओ। और समाज का मतलब केवल एक जाति से नहीं है। समाज का मतलब है गरीब है, मजदूर है, किसान है, दलित है, पिछड़ा है, अल्पसंख्यक है, युवा है, बेरोजगार है, महिला उत्पीड़न, जितने भी चाहे अल्पसंख्यक लोग हैं, जितने भी वो लोग कर्मचारी अधिकारी जो इस देश का एक हिस्सा है। समाज का मतलब देश ही है, ठीक है ना। और समाज ही देश होता है। और अगर वो आज खतरे में है, किससे खतरे में? भ्रष्ट तंत्र। तंत्र को चलाना तो सरकार की जिम्मेवारी है। सरकार पहले तो आपका कहने का मतलब है कि सरकारें कॉन्स्टिट्यूशन को इम्प्लीमेंट नहीं करती। बहुत सी ऐसी चीजें हैं आपके सामने है। आप देखो नौकरियों में कितना बड़ा कितनी बड़ी गड़बड़ी आई है।
और नौकरियां, जो सरकारी नौकरियां बिल्कुल घट रही है। खास तौर पर एक बहुत बड़ा तबका इस देश के अंदर, खास तौर पर 85% है, वो शिक्षा लेकर के सरकारी नौकरियों में जाता है। आज निजीकरण के कारण सरकारी नौकरियां खत्म हो गई। पहले हमारे जो पहली पीढ़ी के जो लोग थे, वो जब सरकारी नौकरी लगते थे तो पेंशन होती थी, साथ में 2 नौकरी का समान होता था। लेकिन आज उसके बाद 2004 में अटल की सरकार ने पेंशन बंद कर दी, केवल नौकरी बची है। आज जो लोग नौकरी कर रहे हैं वो बिना पेंशन वाले हैं। अगली 4-5 साल या 10 साल के बाद जो नेक्स्ट जनरेशन है वो बिना नौकरी की रह जाएगी, क्योंकि सारे सरकारी विभागों को बेच दिया गया है। सरकारी संस्थान, सरकारी विभाग संविधान के अंग हैं। आँख है, बाजू है, कान है, नाक है, टांगे हैं। सरकारी संस्थानों से ही संविधान बना है और उसी को नोच नोच के खाया जा रहा है। सरकारी विभाग सारे प्राइवेट कर दिए, कहाँ नौकरी लगेंगे? राणा साहब, आपको नहीं लगता कि संसद में बैठे या फिर स्टेट लेवल पे विधानसभा में बैठे वो लोग जो ये कानून बना रहे हैं, पेंशन बंद हो गई है, आरक्षण को खत्म करने की साजिश के तहत प्राइवेटाइजेशन किया जा रहा है, वो लोग क्यों नहीं रोक पा रहे इन चीज़ों को, जबकि वो एक उस समाज का कहें या फिर अपने अपने लेवल पे वो प्रतिनिधित्व करते हैं उन लोगों का, तो फिर ये चीज़ें क्यों हो रही हैं? देखिए, आपको है ना, ये मैं स्पष्ट रूप से बता रहा हूँ, और अधिकतर लोगों का यही रहता है कि अपने लोग बैठे, वो अपने लोग नहीं होते। जितने भी लोग संसद में बैठे हैं वो पार्टियों के एक प्रतिनिधि हैं। वो उन पार्टियों के एक ऐसे प्रतिनिधि हैं, उनकी पार्टी उनको आदेश देती है कि इस विषय पर बोलना, इस पर नहीं बोलना। अगर वो उसको ओवरटेक करेंगे और अपनी मर्जी से थोड़ा सा चलेंगे, अगली बार टिकट नहीं मिलेगा। तो आपका कहने का मतलब ये है कि जो बाबा साहब ने सोचा था वो सही हो रहा है। तो बाबा साहब ने ये सोचा था कि कुछ लोग अगर पार्टी विशेष के तौर पे इस समाज से चुन करके जाएंगे, अलग चुनाव प्रणाली की बात कर रहा हूँ मैं, तो बाबा साहब ने सोचा था वो अभी इम्प्लीमेंट हो रहा है, क्योंकि वो लोग उनकी आवाज़ नहीं उठा पा रहे हैं। बाबा साहब ने कहा था कि हमारे लोगों को सेपरेट इलेक्टेड दिया जाए ताकि वो अपने समाज की आवाज़ उठा सके, दूसरी पार्टी में जाएंगे तो उनके गुलाम बन के रह जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल, निश्चित तौर पर ये बाबा साहब ने बहुत 1932 में इसकी कल्पना करी थी, जब पुनः पैक्ट कि राजनीतिक हमें भागीदारी तो मिल रही है, लेकिन हम जो समाज की जो आवाज़ है वो नहीं बन पाएंगे। तो बाबा साहब को हार का सामना करना पड़ा था। किससे? उस पार्टी के नुमाइंदे से, और वो कुछ नहीं कर पाया जीत के लिए। तो ऐसे लोग जब कानून बनते हैं उनसे तो साइन कराए जाते हैं केवल। अभी हरियाणा सरकार है, यहाँ कोई बिल पास होता तो साइन करा लिए जाते हैं। दलित जितने भी विधायक हैं कुछ बोल ही नहीं सकते बेचारे, वो तो उनके मतलब पेट आदमी है, समझ ना, पेट आदमी, स्वतंत्र व्यक्ति नहीं है। ऐसा भी नहीं है कि सारे लोग ऐसे नहीं हैं। 1966 में जब पहली बार हरियाणा की सरकार बनी तो चौधरी चांदराम जी डिप्टी सीएम बने थे। मैं एक बात आपको रोकूंगा, हरियाणा में चौधरी चांदराम जी और पूर्व प्रधानमंत्री जगजीवन राम जी को आपने, मैं जैसे बाबा साहब को कहा जाता है कि साहब काशीराम ने बाबा साहब को दोबारा जिंदा किया, हाँ, मैं वही उसी संक्षेप में कुछ कहना चाह रहा हूँ कि चांदराम जी और बाबू जगजीवन राम जी को लेकर के आपने मुझे पहले सच्चा से दिखाई दी जो आंदोलन करे, उनके नाम को लेकर के आगे बढ़ा रहे हैं। देखिए, हमने है ना परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी और साहब काशीराम जी, ये दोनों एक ऐसे शख्सियत रहे हैं। बाबा साहब ने तो हमें जीवन दान दिया, साहब काशीराम ने लीडरशिप पैदा की है। लेकिन ये नहीं है कि हम कुछ और लोगों ने भी जो अच्छे काम किए हैं, महापुरुषों की संख्या बढ़ जाए तो क्या दिक्कत है? अगर बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के सामाजिक न्याय आंदोलन को भारत में जमीन पे उतारा है, गरीब लोगों का विकास करके, गरीब लोगों को सरकारी नौकरियां दे करके, तो इसमें सबसे बड़ा हाथ है ना बाबू जगजीवन राम जी का। आज उनकी पुण्यतिथि भी है, नमन करता हूं। इसीलिए जिक्र कर रहा था आपके इस चैनल के माध्यम से मैं बाबू जगजीवन राम, उन्होंने है ना जो बंधुआ मजदूर थे, उन्होंने जो गरीब लोग थे, एक आदमी, अनपढ़ आदमी भी पुलिस में भर्ती हो जाते थे उनके समय पे, छोड़ के आ जाते थे, फिर दूसरे में चले जाते थे। रेलवे में कोई इंटरव्यू देने गया तो उसको रख लेते थे, इंटरव्यू की जरूरत नहीं पड़ती थी। लाखों नौकरियां बाबू जगजीवन राम जी दे के गए। और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर और जगजीवन राम का कभी कोई कंपटीशन नहीं रहा, कोई एक दूसरे के वो विरोधी कभी नहीं रहे। ये तो कुछ राजनीतिक लोगों ने उनको पढ़ा नहीं। मैं ये नहीं कह रहा कि उन्होंने जानबूझ के ऐसा किया है। अगर वो पढ़ते, चीजों को समझते, उनके योगदान का महत्व को समझते, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जो हमें संविधान में देके गए, उसका अगर कुछ हद तक इम्प्लीमेंटेशन किसी ने करवाया तो बाबू जगजीवन राम जी ने करवाया। उसके बाद चौधरी चांदराम जी ने हरियाणा में 9 बीड़ कटवाए, 9 बीड़, 5 गांव बसाए बीड़ काट काट के। और 5 गांव में जो दलित थे, जो गरीब समाज था, उनको 10-10 एकड़ तक की जमीन मिली।
आज कोई कैबिनेट मिनिस्टर हमारा समाज का 50 गज का प्लाट दिला दो, नहीं दिला सकते। तो उन्होंने काम किया है, हम उनके काम को भूल रहे हैं। और वो लोग बहुत ही बेईमान है, वो लोग जो इनको नजरअंदाज करके और दूसरी चीज बताते रहे। वो भी अच्छी है, बाबा साहब अच्छे हैं, सब काशीराम बहुत अच्छे हैं, उनकी बदौलत घर घर में नेता पैदा हुए। लेकिन जिन्होंने काम किया उनको कम से कम एक दिन तो याद करो। उनको बुला दिया गया आपकी नजर में? बुला नहीं दिया गया, उनका अपमान भी किया गया, उनका अपमान भी किया गया। जिसका दादा जगजीवन राम के समय पर नौकरी लगा था, उनका बेटा कह रहा है गांधी के हरिजन, गांधी के जगजीवन, पता नहीं क्या क्या बोल रहे हैं। मैं कहता हूं इन चीजों में क्यों जा रहेगा। चौधरी चांदराम जी का किसी ने भी नहीं पता कि उन्होंने कितने काम किए, नहीं। और वो कभी डरते नहीं थे। चौधरी चांदराम बहुत ताकतवर दबंग आदमी थे। एक बार जब उन्होंने बीड़ सुनार का आंदोलन 1973 में किया तो दिल्ली में लोग बुलाए, दिल्ली में लाखों की संख्या में लोग चले गए। और डॉक्टर अंबेडकर भवन दिल्ली में उन्होंने जब अपनी स्पीच दी और अपने वक्तव्य में कहा कि मैं या तो अपने लोगों के लिए जमीन लेकर के जाऊंगा, चांदराम की डेड बॉडी हरियाणा जाएगी, और वो जमीन लेकर आए, रजिस्ट्रियां बांटी। आज कोई करके दिखा दो ऐसी बात। उनके लिए समाज पहले था, पार्टी बाद में थी, वो सामाजिक नेता थे, इसलिए खत्म हो गए वो लोग। उनको जीतने नहीं दिया। उनके लास्ट के, चाहे चौधरी चांदराम जी है, चाहे डॉक्टर कृपाराम पूनिया जी हैं, चाहे चौधरी जगन्नाथ जी, इनके लास्ट के 20-30 साल छोड़ दो। उसमें बहुत अपमानित हुए वो लोग, चुनाव लड़ा, चुनाव नहीं जीत पाए, स्ट्रेटजी बदल गई थी। अगर वो लोग राजनीतिक होते, पॉलिटिकल माइंड के होते, तो वो व्यक्ति अपने बच्चों तक को, अपने पोतों तक को विधायक बना देते। लेकिन उनके अंदर समाज का दर्द था। जब समाज का दर्द था तो ये राजनीतिक पार्टियों से डरती थी। भाई अगर ये आदमी जीत जाएगा तो फिर जमीन बांट देगा, नौकरियां बांट देगा, डरता नहीं था। दबंग नेता थे चौधरी चांदराम, डॉक्टर अंबेडकर के करीबी रहे हैं। डॉक्टर अंबेडकर ने उनका लॉ में एडमिशन की फीस भरी थी लाहौर के अंदर, जब वो लॉ ग्रेजुएट करने गए थे। इकोनॉमिक्स में भी उन्होंने मास्टर डिग्री किया लाहौर से। डॉक्टर अंबेडकर के नजदीक की रही। उन्होंने भी हरियाणा के अंदर डॉक्टर अंबेडकर बहुत लोग नौकरी में लगाई, परिवहन मंत्री थे, दुनिया भर के लोग डीटीसी में लगा दिए। वो तभी लगा पाए ना। रंगा साहब, आपके साथ में संगठन नहीं है, कोई पार्टी नहीं है, लेकिन सामाजिक लोग आपसे जुड़े हैं। आप उस मुहिम को लेकर के आगे चल रहे हैं और पूरे हरियाणा में सम्मेलन कर रहे हैं। कितने सम्मेलन हो गए हैं और लोगों का क्या रिस्पॉन्स है? क्योंकि कहते हैं ना कि बगैर डंडा बगैर झंडा तो ये चीजें नहीं चलती। इसके ऊपर आपका क्या मानना है? देखिए, किसी भी आंदोलन को चलाने के लिए संगठन बनाने की जरूरत है, मेरा कहना है। इसके लिए विल पावर की जरूरत है, इच्छा शक्ति। इसके लिए दिलेरी की जरूरत है, दिलेरी होनी चाहिए आदमी के अंदर। इसके लिए आदमी के अंदर एक हम की भावना होनी चाहिए, हम की, मैं की नहीं, हम। इन तीनों चीजों का समावेश करके हमने एक नारा बनाया, संविधान बचाओ समाज बचाओ। और इस नारे के तहत हमने हरियाणा में 23 एक प्रबुद्ध सम्मेलन इसका नाम रखा है। 14 जिले कवर हो गए हैं। अभी लास्ट हमारा गुरुग्राम था, अगला पलवल में है 15वां जिला। इसमें प्रबुद्ध लोग आते हैं, कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं, रिटायर्ड अधिकारी हैं, रिटायर्ड कर्मचारी हैं, बिजनेसमैन है, कॉन्ट्रैक्टर, तमाम वो लोग आते हैं, चाहे अनपढ़ भी है चाहे गरीब भी है, जिसके अंदर चिंतनशीलता है, जिसके अंदर गंभीरता है, वो लोग आते हैं। क्योंकि आज जो सरकार है ना, चिंतनशील लोगों की है, और चिंतनशील लोगों का मुकाबला चिंतनशील लोग ही कर पाएंगे, आवेशित लोग नहीं कर पाएंगे। आवेश में आकर तो हम सब कुछ खराब करेंगे। ये आप क्रेडिट दे रहे हैं बीजेपी को कि चिंतन लोगों की सरकार है? हाँ, चिंतनशील लोगों की सरकार। उन्होंने चिंतन कर करके ऐसी योजनाएं बनाई जिसमें भाई को भाई से लड़ाना, ये योजनाएं हैं, चिंतनशीलता से आती है योजनाएं। अब उनका मुकाबला उसी तरीके से किया जाएगा। कोई आदमी चल रहे हैं नहीं, मैं अगर कल मुझे बीजेपी किसी षड्यंत्र के तहत जेल में भेज दे या मेरा काउंटर करा दे, मुझे मरवा दे, एकदम से 10 लीडर निकल के आएंगे। उन 10 को भी अंदर कर देगी तो 10 और तैयार है। मतलब 25 लीडर हमारे तैयार है आज की डेट में। मतलब कहने का 1 महीना भी नहीं है। मतलब कहने की बात यह है कि आप शाह काशीराम की तरह काम कर रहे हो। पहले धरातल बेस तैयार किया गया, उसके बाद लीडरशिप तैयार की गई। 3.5 साल है चुनाव को, 23 जिले 23 कार्यक्रम, 1 साल चलेगा। उसके बाद 60 विधानसभा लिस्टेड की है, 60 विधानसभाओं में 60 कार्यक्रम होंगे, 1000+ लोग होंगे उसमें। सारी जन समस्याओं को लेकर हमारे प्रोग्राम का नाम कोई ये नहीं होगा कार्यकर्ता सम्मेलन, प्रोग्राम का नाम होगा पोल खोलो प्रोग्राम, या चेतावनी रैली, या पर्दाफाश रैली, जितना भी होगा, या सत्ता बदलो रैली, ये होगा। आम आदमी तक पहुंचेंगे। आप लोगों के बीच में जा रहे हैं, सबसे बड़ी समस्या लोगों की निकल कर क्या आ रही है? अगर एक ही लाइन में मैं पूछूं, सबसे बड़ी समस्या क्या दिखाई दी आपको लोगों को? सबसे बड़ी समस्या एक नहीं है, 2-3 है। एक कह ही नहीं सकते, क्योंकि संविधान के कारण ये समस्या आई है। नंबर 1, सरकारी नौकरियों की कमी। जानबूझ के सरकार ने
खास तौर पर हमारे समाज की रीढ़ तोड़ दी है, रीढ़ की हड्डी। गरीब समाज, अनुसूचित जाति के लोग शिक्षा लेते हैं, शिक्षा लेने के बाद सरकारी नौकरी में जाते हैं। अब सरकारी नौकरी नहीं रहेगी तो अपने आप ऐसा ही हो जाएंगे। उसके बाद महंगाई सबसे बड़ी समस्या आज की डेट में। महंगाई इतनी बड़ी हो गई है, कोई आदमी ये कहे कि बीजेपी को कांग्रेस हराएगी, बीजेपी को फला पार्टी आएगी, नहीं हराएगी, बीजेपी को महंगाई हराएगी। कोई आदमी ये सोचे कि मैं हराऊंगा, नहीं। हाँ, हम जो विकल्प देंगे हराने वालों में शामिल होंगे, हम हराएंगे। राजनीतिक विकल्प होगा या सामाजिक? बिल्कुल नहीं, राजनीतिक विकल्प। सामाजिक संगठनों से कोई नहीं डरता। पता सरकार बन के पास न निशान है, न ये चुनाव में जाएंगे, तो किस चीज का? नहीं, वैसे तो आजकल पार्टियों की भी नहीं चल रही है। वो तो उन पार्टियों की अपनी मजबूरियां हैं, अपने संबंध हैं। जैसे उनको टास्क मिलता है ऐसे कर लेते हैं। मेरे पिताजी विधायक या मंत्री नहीं थे कि मैंने उनकी सीट को बचाना, उनकी विरासत को। ना मैं कोई सेठ का लड़का हूँ, मुझे अपने पिताजी का व्यापार बचाना है। मैं एक फक्कड़ आदमी हूँ। सरकार मेरा कुछ भी कर दे, मुझे कोई परवाह नहीं है, मेरी जान ले ले, कोई परवाह नहीं है। मैं कोई डरने वाला आदमी नहीं हूँ। 28 साल से मैं लगातार अपने लोगों के लिए संघर्ष कर रहा हूँ। 98 में गवर्नमेंट कॉलेज में छात्र राजनीति शुरू करी थी, छात्रों के अधिकारों की लड़ाई लड़ी, फिर कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में लड़ाई लड़ी, और लगातार संघर्ष में ही है। और इस 28 साल में मैंने एक चीज़ सीखी है, जो कुछ भी मिलेगा दिलेरी से मिलेगा, ना गुलामी से, ना तलवे चाटने से, ना किसी की गुलामी करने से। एक चीज़ मैं नहीं कह रही बात, साहब काशीराम भी यही कहते थे, बाबा साहब भी यही कहते थे। एक समय था जब बाबा साहब अम्बेडकर ने अपने बहुत आंदोलन चलाए। बाबा साहब ने गांधी की भी आंखों में आंखें डाल के कहा था कि मैं अपने समाज की लड़ाई के लिए किसी भी हद तक जा सकता हूँ। उनके बाद साहब काशीराम ने राजीव गांधी की आंखों में डाल के कहा था कि हमारा अंतिम उद्देश्य भारत प्रशासन करना है, मैं पद में नहीं बिकूंगा, राष्ट्रपति बनाना चाहता हूँ। उसने कहा था मुझे ये कुर्सी चाहिए पीएम की। उसके बाद बहन कुमारी मायावती जी ने अटल बिहारी की आंखों में आंखें डाल के कहा था तेरी सरकार गिराएंगे, एक वोट से गिरा दी। एक वोट से सरकार गिराई थी। आरिफ मोहम्मद खान ने वो वोट डाला था। यस। और संसद के अंदर इसी प्रकार चौधरी चांदराम ने इंदिरा गांधी की आंखों में आंखें डाल के 9 बीड कटवा करके अपने लोगों को 10-15 हजार एकड़ जमीन बांट दी। तो ये लीडर, तो ये दिलेरी थी, और दिलेरी से ही आगे बढ़ेंगे हम, चाहे कुछ भी हो जाए। अगर हम दिलेरी नहीं रखते तो हम समाज को न्याय नहीं दिला पाएंगे। दिलेरी आएगी, सारी चीजें मार्केट में मिल जाएंगी, दिलेरी नहीं मिलेगी। इन आंख दिखाने वाले लोगों की बात करें तो जो साहब काशीराम है, बाबा साहब हैं, और ये हम महापुरुषों की श्रेणी में आते हैं। अभी वो इस दुनिया में नहीं है, लेकिन बहन कुमारी मायावती जी हैं, और हरियाणा में उनकी पार्टी भी है। आपने उनके अंदर काम भी किया है जी। तो ये बहुत सारे सोशल एक्टिविस्ट काम करते हैं कि समाज के लिए काम कर रहे हैं, बगैर किसी संगठन के काम कर रहे हैं। लेकिन कुछ लोग संगठन में रह के भी काम कर रहे हैं। ऐसा क्यों नहीं हो रहा कि सब एक मुट्ठी में क्यों नहीं बंध पा रहे? वो अलग वे में काम कर रहे हैं, कोई और अलग वे में काम कर रहा है। देखिए, उससे मजबूती नहीं मिलेगी क्या समाज को? जोगिंदर भाई, हमें कोई हार्ड वर्क करना है तो फिजिकल प्रेजेंस की जरूरत है, वो भी चाहिए, वो भी चाहिए। अगर हम टारगेट बेस कोई काम करते हैं, और जब टारगेट बेस हम कोई काम करते हैं, कोई व्यक्ति राजनीति नहीं करना चाहता, अपनी कंफर्टेबलनेस के अनुसार काम करना चाहता कि मैं यहाँ, मुझे ना बच्चों की समस्या है, ना मेरी पत्नी की ट्रांसफर हो सकती है, ना मुझे कोई दिक्कत आ सकती है, और अपनी सुरक्षा के मद्देनजर ही वो अपने काम करता है। अब वो व्यक्ति जेल नहीं जाना चाहता, वो व्यक्ति रोड पर संघर्ष नहीं कर सकता, वो व्यक्ति अपनी आजीविका से भी जोड़ रहा है कुछ सामाजिक कार्यों को, तो वो आदमी फिर राजनीति नहीं कर पाएगा। चुनाव भी लड़ना पड़ेगा, संगठन में भी रहना पड़ेगा, पेशेंस से भी रहना पड़ेगा, धैर्य से रहना पड़ेगा, अनुशासन में रहना पड़ेगा। वो चीज़ें उसके पास है नहीं। ये तो एक, मैं तो कुछ भी नहीं हूँ, मैं तो एक आम सामान्य परिवार का हूँ, मेरा तो सारा खर्च भी समाज उठाता है। मैं ऐसे लोगों को जानता हूँ जो 1-1 100 करोड़ के मालिक हैं अपने समाज के, लेकिन दिलेरी नहीं है। बनाओ ना सरकार। मैं 50 IAS IPS अफसरों को जानता हूँ अपने समाज के, एक भी व्यक्ति ने रिटायरमेंट के बाद नहीं कहा कि मैं 70 तक ले जाऊंगा आप लोगों को, आओ, जबकि उनके पास सब कुछ है। आपका कहने का मतलब है कि वो लोग पे बैक टू सोसाइटी नहीं कर रहे हैं, कंफर्टेबल जोन में रह, कंफर्टेबल जोन में। हाँ, वो अपनी, क्योंकि राजनीति है ना, राजनीति जोगिंदर जी, ये जवानी का विषय है। जवानी का जवानी लगानी पड़ती है। आदमी को भीख मिलती है तुरंत, लेबर मिलती है शाम को 12 घंटे के बाद, और सैलरी मिलती है 30 दिन में। और ये राजपाट की लड़ाई है,
इसमें पीढ़ियां लग जाती हैं। ये पार्ट टाइम नहीं है कि भाई आप 60 साल तक नौकरी करो फिर 10 साल के बाद विधायक तो बन जाओगे। राजपाट में हिस्सेदारी नहीं करा सकते आप समाज की, इसके लिए कम से कम 20, 30, 40 साल लगते हैं। जिस भी व्यक्ति ने इतने साल लगाए, 15 साल लगाए, 20 साल लगाए, वो समाज की हिस्सेदारी कराएगा। आज मैं जितना, अगर मैं आप के सामने इतनी इस तर्ज में कुछ बोल रहा हूँ, इस लहजे में कुछ बोल रहा हूँ, तो इसके पीछे 28 साल है। किसके? आपके या हाँ, फिर जो महापुरुषों ने काम नहीं, मेरे खुद के 28 साल है। मैं 28 साल से सोशल मूवमेंट में हूँ, तब ये बात आपको बोल पा रहा हूँ। अब कोई आदमी कल ही रिटायर होके आए तो वो नहीं बोल पाएगा। नहीं बोल पाएगा। वो पद पे तो जा सकता है, पावर में नहीं जा सकता। समझ रहे ना मेरी बात? हमारी लड़ाई केवल सत्ता में हिस्सेदारी की नहीं है, हमारी लड़ाई हरियाणा में चीफ मिनिस्टर की कुर्सी की लड़ाई है। हमारा समाज ने 5 सीएम बनवाए हैं। चौधरी चांदराम जी ने देवीलाल जी को बनवाया, चौधरी जगन्नाथ जी ने बंसीलाल को बनवाया, आदरणीय बहन शैलजा जी के पिताजी ने दलवीर सिंह ने भजनलाल को सीएम बनवाया, खुद शैलजा जी ने भूपेंद्र हुड्डा को सीएम बनवाया, और हमारा भाई सम्मानित अशोक तंवर जी ने डिप्टी सीएम दुष्यंत को बनवाया। हमने 5.5 जन के सीएम बनवा दिए। हमारे अंदर ताकत है तभी तो है ना, जब हम उनसे अलग हुए तो नहीं बन पा रहे वो। अब बन लो, नहीं बन पा रहे। तो हमारा समाज तक चीफ मिनिस्टर मटेरियल है, और आज हमारा ढंग का कैबिनेट मिनिस्टर भी नहीं है। ये तो राजनीतिक शून्यता है। हम इस राजनीतिक शून्यता को भरेंगे और मजबूती के साथ भरेंगे, पूरी ताकत लगा के भरेंगे। ये हमारा आंदोलन है। आपने राजनीति की बात की कि राजनीति के अंदर आकर के समाज की सेवा या फिर सत्ता के शिखर तक कब घोषणा हो सकती है इसकी राजनीतिक तौर में आने की आपकी, कि आप कह रहे हैं कि राजनीतिक झंडे डंडे के साथ से? हाँ बिल्कुल। इसमें क्या है कि लोग ये चाहते हैं, कई खुले शब्दों में कहते हैं, पार्टी की स्थापना कब हो रही है? लोग मुझसे मिलते हैं, अच्छे लोग, पारिवारिक लोग, सामाजिक लोग, दोस्त मिलते हैं, पूछ लेते हैं पार्टी कब लॉन्च कर रहे हो। कई लोग तंज कस के भी कह देते हैं कि पार्टी कब बना रहे हो, रोल करने के। हाँ, मैं कहता हूँ हम निपटने नहीं आए, निपटाने आए हैं। धैर्य से काम करेंगे, तरीके से काम करेंगे, पूरा बैकअप करके, सामाजिक गैर राजनीतिक जड़ों की मजबूती करके तब लॉन्च करेंगे, जब हम ये सक्षम होंगे कि हाँ सत्ता में जा सकते हैं। कोई जल्दबाजी नहीं है। साहब काशीराम भी यही कहा करते थे कि किसी राजनीतिक दल की जो जड़ें होती है वो धरातल पर सामाजिक बेस होना जरूरी है, उसके बगैर राजनीतिक पार्टी का चलना मुश्किल होता है। जी बिल्कुल सही। अब मैं इसी बात को लेकर के साहब काशीराम का जिक्र हो ही गया तो मैं एक बात और कहना चाहता हूँ, पूछना चाहता हूँ आपसे। साहब काशीराम कहते थे कि हमें राजपाट तो बैलेट से लेना है, लेकिन तैयारी बुलेट की भी रखनी पड़ेगी। वो बुलेट की तैयारी कैसे करोगे? राजपाट की तैयारी तो आप कर रहे हो। मुझे नहीं लगता कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने डिसिप्लिन तरीके से और हमें वो चीज़ दे दी। हालांकि डॉक्टर अम्बेडकर जी एवरीडे ह्यूमिलिएटेड, प्रत्येक दिन अपमानित होते थे। उन्होंने कभी टकराव की स्थिति, जब उनको लगा कि मैं अब सक्षम हो गया हूँ, तब टकराना शुरू कर दिया उन्होंने। नहीं तो वो वेट करते थे। एक व्यक्ति जो बहुत ठंडा है, बहुत धैर्य रख रहा है, लेकिन एक समय ऐसा आता है वो धज्जियाँ उड़ाता है। तो बाबा साहब ने बहुत धज्जियाँ उड़ाई है। इसी प्रकार साहब काशीराम ने, उन्होंने अपने लोगों का मनोबल बढ़ाने के लिए बात बोली थी, जो जायज़ है, मैं भी समर्थन करता हूँ, क्योंकि मैंने खुद इन चीज़ों को देखा है, बारीकी से देखा है। और शस्त्र से दूरी सत्ता से दूरी है, मेरा तो ये मानना है। साहब काशीराम ने जब सरकार बनाई तो अपने लोगों को लाइसेंस दी और उनको सुरक्षा दी, उनको इतना मजबूत किया कि आज वो लोग बड़ी मजबूती के साथ अपनी बातें रखते हैं। ताकत दी, सत्ता से सारी ताकत मिलती है। तो हरियाणा में जिस प्रकार का माहौल होगा, हमारा समाज उस माहौल से लड़ने के लिए सक्षम है। आज अगर आप देखोगे, किसान और मजदूर दो जातियाँ दोनों संघर्ष कर रही है। अपना समाज तो लड़ाका समाज है, डीएनए देखोगे आप लड़ाका है। अंग्रेजों ने चमार रेजिमेंट इसलिए बनाई थी, उनका डीएनए चेक किया था, लड़ सकते हैं, ठीक है ना। अंग्रेज कोई वो तो थे नहीं कि उनको नॉलेज नहीं थी। तो जाट रेजिमेंट बनी थी, चमार रेजिमेंट बनी थी, 2 ही रेजिमेंट थी। और जो देशभक्ति की बात आई, सुभाष चंद्र बोस की सेना, हिंद सेना से लड़ने के लिए जब अंग्रेजों ने कहा, तो चमार रेजिमेंट के लोगों ने कहा भाई हम नहीं लड़ेंगे, सुभाष हमारा भाई है, हमारा देश का है, हमें अपने देश की आज़ादी प्यारी है, न कि तुम्हारी गुलामी। और छोड़ दी, फिर उन्होंने उसको भंग कर दिया था। तो मेरा कहने का भाव ये है कि हम लड़ाके लोग हैं, हम लड़ेंगे और 2029 में सत्ता में जाएंगे। रंगा साहब, 2029 में सत्ता की तैयारियां चल रही हैं। बिल्कुल। क्या कोई पदाधिकारियों की श्रेणी, अब मतलब सूची तैयार होनी शुरू हो गई है, या फिर
बाद में सब डिस्क्लोज किया जाएगा जैसे साहब काशीराम करते थे? फुल तैयारी है, सारी चीज़ें हैं, समय आने पर डिस्क्लोज होगी। समय आने पर अवैसित आचरण से आप सत्ता में नहीं जा सकते, अवैसित व्यवहार से या आप बड़े बोल करके आप सत्ता में नहीं जा सकते। विरोधी को अगर आप ये बता दोगे कि मेरी ये तैयारी है, मेरी ये रणनीति है, तो आप सत्ता में नहीं जा सकते। आज जिनकी सरकारें हैं वो चिंतनशील लोग हैं, गंभीर लोग हैं, वो अवैसित नहीं हैं, वो बहुत पहले हर चीज़ पर चिंतन करके तब अपनी योजनाएं एग्जीक्यूट करते हैं। हम भी अपनी योजना इसी प्रकार उनसे 10 गुना दिमाग लगा के करेंगे, तब हम उसका मुकाबला कर पाएंगे। तो राजनीतिक जड़ें मजबूत हैं, अकेले दम पे करने की कोशिश नहीं, अकेले नहीं, समय बताएगा। तो जो हमारी विचारधारा से मिलती कोई चीज़ है। साहब कांसीराम ने एक बात कही थी, मैं अपने पास से कुछ नहीं कह रहा, जो महापुरुषों ने कहा मैं वही कह रहा हूँ, वही पूछ रहा हूँ आपसे। साहब कांसीराम ने कहा था कि मैं मेरे समाज को मजबूती देने के लिए, उसका विकास करने के लिए, उसको सक्षम बनाने के लिए और किसी भी मौके को ले लूंगा, मुझे कोई भी अवसर मिलेगा मैं उस अवसर का मतलब इस्तेमाल करूंगा। अगर अवसर नहीं मिला तो मैं अवसर का निर्माण कर लूंगा। तो अगर हमें मौका नहीं मिलेगा, मौके का निर्माण करेंगे। और साहब कांसीराम ने यह भी कहा था कि मेरे लिए कोई पार्टी अछूत नहीं है, जो मुझे कंफर्टेबल लगेगी सत्ता में जाने के लिए हम उससे हाथ मिला लेंगे। सबका इस्तेमाल करना आता है। तो हमारी टीम भी उसी से हाथ मिला लेगी। साहब काशीराम तो ये भी कहते थे कि हमें दूसरों का इस्तेमाल करना अच्छे से आता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो साहब काशीराम ने तो ये भी कहा था कि पहला चुनाव हारने के लिए, दूसरा चुनाव सिंबल लोगों के बीच में, वो तो मैंने सीख लिया। तीसरा चुनाव सत्ता प्राप्ति के लिए वो तो मैंने सीख लिया, देख लिया सारी चीजें, अनुभव है बहुत ज्यादा। और हमारे साथ हमारी टीम में मेरे से ज़्यादा अनुभवी लोग हैं, मेरे से ज़्यादा अच्छे वक्ता हैं, मेरे से अच्छे विजन वाले लोग हैं। मैं तो एक छोटा कार्यकर्ता हूँ और कई लोग अच्छे हैं और जो बेहतरीन प्रदर्शन करेंगे समय आने पर। दूसरी पार्टियों के लोगों से भी संपर्क है कुछ? आवश्यकता नहीं मुझे लगता। हम बहुत लोग ऐसे हैं हरियाणा में जो जिनके चेहरे लोगों को इकट्ठा कर सकते हैं, लोगों का दिल जीत रहे हैं, विश्वास के लायक ऐसे चेहरे हैं जो सामाजिक लोग हैं। हमने एक टास्क लिया है कि हम अगले 1 साल तक 500 से ज्यादा सामाजिक नेताओं का निर्माण कर देंगे। दूसरी पार्टी के लोगों की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। जो वहाँ उनको लगता है कि मेरे यहाँ राइट सुरक्षित नहीं है और अच्छा है, ईमानदार है, बढ़िया है, मतलब दरवाजा खुला है, नहीं कोई दिक्कत नहीं। वो भी नागरिक है हरियाणा के, उनके अंदर भी हुनर है, उनके अंदर भी गुणवत्ता है। और हर आदमी कहीं कहीं बंधा होता है, कहीं अच्छा अल्टरनेट ना मिले तब तक। तो 550 सामाजिक नेताओं का निर्माण हम अगले 1 साल में कर देंगे, जिनके अच्छे चेहरे हैं, जिसकी फेस वैल्यू है समाज में, जिनकी एक मजबूती है, जिनको लेकर के ऐसे लोगों का निर्माण कर रहे हैं 500 सामाजिक नेता। और जब 500 सामाजिक नेताओं का निर्माण कर देंगे तो हम पूरी मजबूती के साथ जिंदगी धरती से ही शुरुआत होगी सारी चीजों की, राजनीतिक राजधानी। तब आगाज करेंगे हर चीज का। अगला सम्मेलन कहाँ होगा? अगला सम्मेलन है 26 जुलाई का पलवल के अंदर। और उसके बाद पूरी तैयारियां जो आपकी हैं वो लगातार पलवल की तरफ चल रही हैं या फिर पार्टी के विस्तार को लेकर के, या फिर कुछ चीजें हैं हिडन चली हुई हैं हमारी? हाँ बिल्कुल, अंदर खाते चले, सब अच्छा चल रहा है, हर जगह से समर्थन है, पूरे देश से समर्थन मिल रहा है। सच बता रहा हूँ, फौरन से भी समर्थन मिल रहा है जो हरियाणा के लोग हैं। अच्छा, अब की बार हरियाणा की मातृशक्ति की कोख से पैदा होने वाले लोग हरियाणा का नेतृत्व करेंगे। हमारा नारा है, हमारी जमीन हम बोलेंगे, हरियाणा की प्रतिभा हरियाणा की मालिक है। कोई बाहर से आकर के ये बताएगा तुम नालायक लोग हो, हम आपको लायक बनाने आए हैं, वो 40 साल हो गए, अब हाथ छोड़ दिए। सर्टिफिकेट देने वाले नहीं चाहिए। नहीं, अब जनता से हम कह रहे हैं 3 साल हमें दे दो, कुछ नहीं कर पाए तो जो 40 साल से आपको चला रहे हैं फिर उनसे चल लेना, ठीक है। लेकिन मुझे जो आशीर्वाद हमें मिल रहा है वो बहुत अभूतपूर्व है, बहुत शानदार है। लोगों का विश्वास हम जीतने की कोशिश कर रहे हैं लगातार, और लगातार जीतते रहेंगे और सब अच्छा करेंगे। रंगा साहब, इस वीडियो के माध्यम से आपके जो सम्मेलन चल रहे हैं, जितने भी सम्मेलन हो चुके हैं या फिर आगे भविष्य में होने वाले हैं, और आपकी टीम लगातार लगी हुई है, समाज के लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे? मेरा तो समाज के लोगों से यही संदेश है, आपका बेटा हूँ, हमारी भी टीम आपकी भाई है, आपका बेटा है, आपके परिवार के लोग हैं, हरियाणा का खून है। एक मौका आप हरियाणा के युवाओं को दें और हम पे विश्वास करें। अब की बार आपको सत्ता में हिस्सेदारी कराएंगे और संविधान की सुरक्षा करेंगे। कर्मचारी को, और विशेष तौर पर जो हमारे कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं, उनकी सुरक्षा के लिए हम बहुत ठोस कदम उठा रहे हैं। किसी भी कर्मचारी को, अधिकारी को कोई समस्या हो,
हमसे संपर्क कर सकता है। हम उसको किसी भी लेवल पे, जिला लेवल से लेकर चीफ मिनिस्टर लेवल तक उस समस्या का समाधान कराने के लिए आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम करेंगे। आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, आपको ताकतवर बनने की ज़रूरत है। आप जब डिपार्टमेंट में जाते हो तो मतलब मजबूती के साथ जाएं, दिलेरी के साथ जाएं। कहीं कोई समस्या आती है तो हमारा संविधान बचाओ समाज बचाओ जो आंदोलन है वो आप लोगों के लिए हमने बनाया है और इसके अच्छे परिणाम आ रहे हैं। और मैं तो आप लोगों से इतना ही कहूँगा, आपका आशीर्वाद है कि हम अभिलाषी हैं और अच्छा करेंगे। ऐसा कोई काम नहीं करेंगे जिसकी वजह से आपको ये लगे कि हमारा सहयोग गलत गया है। सब अच्छा होगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद है नंगा साहब, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, इतना कीमती समय आपने जिन टाइम्स के प्लेटफॉर्म पर दिया। तो ये थे हमारे साथ अनिल रंगा जी, और ये संविधान बचाओ समाज बचाओ आंदोलन को लेकर के सम्मेलन कर रहे हैं हर जिले में, और अगला सम्मेलन इनका पलवल के अंदर है। उसके बाद जो आगे की रणनीतियां तैयार की जा रही हैं इनकी टीम के द्वारा लगातार, ये एक मिशन को लेकर के चले हुए हैं कि एक उस समाज को सत्ता के शिखर तक पहुंचाना है जिसने हरियाणा में आज तक सत्ता का सुख नहीं भोगा है, लेकिन उस समाज के लोगों ने बड़े बड़े लोगों को, जो आज बड़े बड़े लोग कहे जाते हैं, उनको चीफ मिनिस्टर की कुर्सी तक पहुंचाया, लेकिन उस समाज से आज तक कोई भी हरियाणा के अंदर उस कुर्सी पर नहीं पहुंच पाया। उन लोगों को लेकर के ये काम कर रहे हैं और संपूर्ण समाज से ये अपील कर रहे हैं कि एक मौका इनको भी दिया जाए ताकि ये भी अपने समाज के लिए या फिर हरियाणा के लिए एक बदलाव की राजनीति और सत्ता पर जो है सत्ता पर काबिज होकर लोगों के लिए काम कर सकें, बेटा बनकर भाई बनकर। तो इनका कहना ये भी था कि हरियाणा के अंदर जो है बाबू जगजीवन राम जी हों या फिर चांदराम जी हों, उनके कामों को लेकर ये आगे बढ़ रहे हैं और उनके मिशन को, जो मिशन उनके रहते या अधूरा रह गया था, उसको लेकर भी ये आगे बढ़ रहे हैं। तो और किसी शख्सियत के साथ आपकी खास मुलाकात किसी खास मुद्दे के साथ करवाएंगे। तब तक के लिए बने रहिए जीन टाइम्स के साथ। नमस्कार।